हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं मोनिका और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे ये वीडियो। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि उनके पास भी मेरे ही जैसी मशीन है, तो तो मैं मतलब अपने मशीन से सारे ही कपड़े सभी टाइप के, जैसे मोटे पतले नेट वाले कपड़े, ये डेनिम के या किसी भी प्रकार के फैब्रिक होते हैं, तो उनको मैं एक ही मशीन से कैसे स्टिच कर लेती हूँ। उन्होंने मेरी वीडियोस को देखा है, तो उसी को देखकर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है। तो आज उन्हीं के लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऊषा की मशीन है, जो कि नॉर्मल हमारे घरों में पुराने के टाइम पे रहती थी। मैंने वही मॉडल अपने लिए भी रखा है। पहले मेरे पास उसमें हैंडल भी था, उसके बाद मैंने इसको रिप्लेस करके जो नीचे का आता है, नीचे की जो बॉडी आती है जिससे हम पैर से चला सकते हैं, वो वाला मैंने इसको परचेज किया था। अभी के टाइम पे क्या है कि वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो वर्कलोड ज़्यादा होने के साथ साथ क्या होता है कि मशीन उस हिसाब से उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। तो मुझे इसके लिए मोटर की नीड थी, तो अभी मैंने इसमें 1 से 2 मंथ पहले ही मैंने इसमें मोटर फिट करी है, जिससे कि मेरा जो काम है, स्टिचिंग का काम है, वो अब दुगनी स्पीड से हो जाता है। जहाँ मेरा ब्लाउज जो है पौना घंटे तक स्टिच हो पाता था, वहीं वो अब आधे घंटे या कई बार 25 मिनट में भी स्टिच हो जाता है। तो इतना फर्क आ जाता है मोटर में। ये तो हो गई मशीन की बात। तो उन्होंने जो मेरे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझसे यही पूछा है कि उनके पास भी मेरे जैसा सेम मॉडल है, बट वो सारे ही कपड़े स्टिच नहीं कर पाते हैं। उन्हें प्रॉब्लम आती है अलग अलग कपड़ों को स्टिच करने के लिए। तो मैं उनको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं अपनी मशीन का बहुत ही ध्यान रखती हूँ, बहुत ही ख्याल रखती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में एक बार, कोई भी आप एक डे चूज सकते हैं, उसमें मैं मशीन की ऑयलिंग करती हूँ, अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। क्योंकि हम जब हफ्ते भर उसमें वर्क करते हैं ना, तो क्या होता है, कपड़े के रोए धागे कुछ भी थोड़ा सा नीचे जम जाते हैं, डस्ट जम जाता है, जिससे कि हमें प्रॉपर साफ करना पड़ता है। तो मैं इस मशीन को प्रॉपर खोल के वीक में एक बार उसकी सफाई कर लेती हूँ अच्छे से, जिससे कि प्रॉपर अच्छे से चलती भी है, आवाज भी नहीं आती है, स्मूथनेस बनी रहती है। और जो कपड़े हैं वो स्टिच बहुत ही अच्छे से होते हैं, प्रोफेशनल तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना यही है कि आपको हफ्ते में ऑयलिंग जरूर करनी है और सनलाइट मशीन को जरूर दिखानी है। चाहे आप ज़्यादा नहीं, उसको 1 आवर ही सनलाइट दिखाएं, लेकिन मशीन के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारा जो ऑयल होता है मशीन का, वो अंदर जो उसके पेच पुर्चे हैं वो उस पर चला जाए, और उसके बाद वो स्मूथली वर्क कर सके। सबसे पहले तो आपको ये वाली टिप फॉलो करनी है। सेकंड टिप आ जाती है यहाँ पर सुई को लेकर। तो क्या होता है, एक ही मशीन पर काफी सारी सुइयां यूज होती हैं। काफी लोग कहते हैं कि नहीं, मेरी मशीन पर ये वाले कपड़े नहीं सिलते। ऐसा नहीं होता, हर मशीन में हर टाइप का कपड़ा सिल सकता है। मेरा ये मानना है पर्सनली। पहले जब मुझे सिलाई नहीं आती थी या जब मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, तब मुझे भी यही लगता था कि जैसे जो अदर कपड़े हैं, सनील का कपड़ा है, नेट का कपड़ा है, उनके लिए कोई अलग मशीन आती होगी। नहीं, लेकिन आज के टाइम पे मैं अपनी नॉर्मल मशीन से ही सारे कपड़े स्टिच कर लेती हूँ। और मुझे ये इतनी अच्छी लगती है कि मेरे पास उषा जेनोम की वंडर स्टिच मशीन भी है। उसका मॉडल है, काफ़ी अच्छा मॉडल है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। बट मुझे उसमें काम करने में उतना कंफर्ट नहीं लगता, उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस मशीन के साथ थोड़ी सी हमारी फीलिंग्स भी जुड़ी हुई होती हैं। मैं इस मशीन पर भी लगभग 8 एक साल से काम कर रही हूँ, इसलिए मेरी भावनाएं जो है इसके साथ जुड़ी है, और इसमें काम करने में मुझे कंफर्ट भी लगता है। बात कर लेते हैं सुइयों की। जब भी आप रेगुलर, पहले तो आप ये जान लीजिए कि मशीन में कितने प्रकार की सुइयां लगती हैं। मशीन में लगती है 11 नंबर की सुई, 14 नंबर की सुई, उसके बाद आ जाते हैं 16 नंबर की सुई, 18 नंबर की सुई और 21 नंबर की सुई। टोटल 5 सुइयां होती हैं, जिन्हें अपनी मशीन में लगा सकते हैं एक ही मशीन में। उषा की मशीन, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो भी मैंने स्टिचिंग की वीडियो डाली है उसमें आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सी मशीन यूज़ करती हूँ। अगर आपको उसका फोटो चाहिए, तो मैं फोटो भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी कि मैं कौन सी मशीन यूज़ करती हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि हम कौन सी मशीन में कैसे कपड़े सिल सकते हैं। जब भी आप रेगुलर कपड़े सिलते हैं, जैसे कि ये सूट मैंने पहना है, कॉटन का सूट है, इसे हम सिलते हैं,
तो हमें नॉर्मल ही 16 नंबर की सुई मशीन में रखनी है। नॉर्मली लगानी ही हमें 16 नंबर है, ठीक है। 16 नंबर की सुइयों का आप अपने पास स्टॉक रख सकते हैं, क्योंकि हमें मोस्टली कपड़े 16 नंबर की सुई से सिलने होते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम 18 नंबर से सिलते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप 16 नंबर से सिलेंगे ना, सिलाई बहुत ही अच्छी आएगी और सुई टूटने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो अगर आपको जैसे कॉटन के सूट सिलने हैं, रेयॉन के सूट सिलने हैं, रेगुलर बेसिस पे सिलने हैं, अस्तर वाले सूट सिलने हैं या ब्लाउज सिलने हैं, नॉर्मल सब काम आपके 16 नंबर की सुई से इजीली हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर की सुई। 11 नंबर की सुई को मैं सनील के कपड़ों में यूज़ करती हूँ। जो भी सनील के कपड़े आते हैं विंटर्स के लिए, उसमें क्या है, सिलाई बहुत इधर उधर भागती है, या हम नॉर्मल सिलते हैं ना तो सिलाई उखड़ी उखड़ी आती है, सिलाई प्रॉपर नहीं आती है। हम उसका एक धागा खींच लें तो सारी सिलाई खराब हो जाती है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं फिर, उन कपड़ों को कस्टमर से लेते ही नहीं है कि नहीं हमारी मशीन में नहीं चल पाता है, हम ये नहीं सिल पाएंगे, नहीं। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, इसमें कागज़ का यूज़ करके फिर सिलाई करते हैं। कागज़ का यूज़ करके भी सिलाई अच्छी आ जाती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है, कागज़ को करने में हमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे हम बार बार कागज़ लगाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। एक तो इसमें समय काफ़ी बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि जब हम कागज़ का यूज़ करेंगे, एक तो हमें कागज़ भी काफ़ी सारे लग जाएंगे और उसका जो डस्ट होगा, कूड़ा होगा, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेहनत क्या है, हमारी डबल है। और सिलाई के चार्जेस हमारे जो फिक्स हैं वही हमें सिलाई के चार्जेस लेने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको जब भी सनील के कपड़े सिलने हैं विंटर्स वाले, तो या वेलवेट के सिलने हैं, उसके लिए आप 11 नंबर की सुई का यूज़ करें। 14 नंबर की सुई की बात करते हैं तो 14 नंबर की सुई का यूज़ मैं बहुत ही पतले फैब्रिक में करती हूँ। जैसे कि लिजी बिजी एक फैब्रिक आता है, बहुत ही पतला फैब्रिक होता है उसमें, और नेट के कपड़े में, नेट का कपड़ा जो होता है पतला वाला एक नेट आता है, या मोटा नेट भी कह लीजिए, मोटे नेट पे भी ये वाला 11 नंबर की सुई बिल्कुल वर्क कर जाती है। सॉरी, 14 नंबर की सुई वर्क कर जाती है। तो 14 नंबर से डेफिनेटली आप नेट वाले कपड़े, सूट, गाउन जो भी आपके हैं उनको स्टिच कर सकते हैं इजीली। या आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पतला फैब्रिक करना है स्टिच, तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं। 16 नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बात कर लेते हैं 18 नंबर की सुई का। 18 नंबर की सुई का यूज हम करते हैं थोड़े से मोटे कपड़े में। जैसे कि हमें जीन्स वगैरह में सिलाई लगानी है, डेनिम के जो भी कपड़े आते हैं, चाहे जैकेट है डेनिम की, हमें जैकेट्स वगैरह सिलनी है, थोड़े से मोटे कपड़े होते हैं। जैसे बेडशीट पे हमें सिलाई लगानी है, मान लीजिए आपने बेडशीट बाहर से परचेज की है, आप उसके कोने मुँह नहीं मुड़े हुए हैं, आपको उनके कोने मोड़ने हैं, उनका पिलो कवर बनाना है। जो मोटे वाली चादर आती है ना, प्योर कॉटन की, जिसे हम प्योर कॉटन कहते हैं, काफी मोटा वो फैब्रिक होता है। तो उसे जब हम किनारे से 2 बार फोल्ड करते हैं ना, तो काफी मोटा हो जाता है। तो जिससे क्या है कि ये 16 नंबर की सुई इसमें टूट जाती है, नहीं इस पे चल पाती। तो वहां पे आप 18 नंबर की सुई का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि जब भी हम मोटे कपड़े स्टिच करते हैं, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ सिलनी है, उसकी लेयर मोटी हो गई है, काफ़ी काफ़ी कपड़े क्या होते हैं कि लेयर उनकी मोटी हो जाती है। जैसे टेरिकोट टाइप के कपड़े होते हैं, उनमें अगर 2-3 लेयर, अगर 2 लेयर तक तो सिल जाएगा, लेकिन अगर उसमें 3 लेयर आ गई है तो वो कपड़ा स्टिच प्रॉपर नहीं हो पाता है। या जैसे सुई कपड़े के अंदर जाएगी ना, तो कपड़ा क्या होता है, सुई के साथ साथ बाहर आता है, तो वो क्या है, प्रॉपर सिलाई नहीं दे पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मशीन के जो ऊपर जो रिंग बना हुआ होता है, उसको आप थोड़ा सा घुमा करके थोड़ा सा लूज कर दीजिए, जिससे हमारा जो नीचे का प्रेशर फुट है वो थोड़ा सा लूज हो जाता है। वहां पर थोड़ा सा हमारे ना मोटे कपड़े इजीली चले जाते हैं। या आपको कुछ भी ब्लैंकेट वगैरह जैसे थोड़ी मोटी है, उन पे स्टिच लगानी है, तो उस सर्कल को हमें थोड़ा सा लूज करना होता है। बाद में रेगुलर बेसिस के लिए आप उसको नॉर्मल जितने पर वो है वहीं पर उसे वापस से कर दीजिए। इससे क्या होता है कि कपड़ा भी हमारा आगे खिसक जाता है, कपड़ा खिसकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अदरवाइज आप कपड़े स्टिच करेंगे तो आपको क्या है, एक हाथ से पीछे से कपड़े को खींचना पड़ता है, तब जाके आपकी स्टिच आती है। और कई बार तो स्टिच में आती नहीं है और हमारे जो दांत है नीचे के वो घिस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रेशर फुट को लूज करना है और 18 नंबर की सुई चला के इसमें इजिली कपड़े स्टिच कर लेने हैं। 21 नंबर की सुई की बात आते हैं। 21 नंबर की सुई जो है बहुत ही रेयरली यूज होती है, बहुत ही ज्यादा मोटे कपड़े
हम ये कहें कि हमारे घर में इतने मोटे कपड़े नहीं सिले जाते, मतलब घरों में इतने मोटे कपड़े नहीं सिले जाते हैं कि हमें 21 नंबर की नीडल की नीड पड़े। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े सिल रहे हैं, बैग वैग बना रहे हैं जैसे, तो बैग में क्या होता है, हमें फॉर्म का भी यूज़ करना होता है और कपड़े की भी 2 लेयर होती है उसमें, है ना? जहाँ पे फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है, वहाँ पर हमें 21 नंबर की सुई का यूज़ करना होता है। पर्सनली मैंने 21 नंबर की सुई का यूज़ कभी करा ही नहीं है, क्योंकि इतना हमारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारे इतना काम नहीं आया है कि हम 21 नंबर की सुई का यूज़ कर सकें। तो मोस्टली आपको 11 से 18 नंबर की सुइयों का ही यूज़ करना होता है, और बस यहाँ पर सुइयों का ही खेल है, सुइयों के अलावा कुछ नहीं है। एक ही मशीन से सारे कपड़े बिंदास होकर सिलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मशीन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्टिचिंग करने से पहले आपको एक बार मशीन को पूरा खोलना आना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी मशीन कहाँ तक खुल सकती है, कितना खुल सकती है और कितना हम उसको साफ कर सकते हैं। जब हमें ये छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें आ जाती है ना, तो क्या होता है, हमारा जो वीकली जो प्रोसेस बना होता है, उसमें हम अच्छे से अपनी मशीन को मेंटेन रख पाते हैं। अदरवाइज़ जिनको नहीं आती है तो क्या है, फिर मशीन काफ़ी टाइम तक पड़ी रहती है या हमें मैकेनिक की नीड पड़ती है। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी-सी सीखनी होंगी कि हम मशीन का नीचे का जो चक्का होता है उसको कैसे खोलें, कैसे हम प्रॉपर तरीके से लगा सकें, नीडल को हम किस प्रकार से लगा सकें। जब तक आपको नीडल लगानी नहीं आती है प्रॉपर तरीके से, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि आपको नीडल टूट गई, अब आप कैसे लगाएँगे? क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आती है। अब मैं जो पहले सुई लगाती थी तो मैं नहीं लगा पाती थी। फिर मुझे किसी और को बुलाना पड़ता था, जो भी हमारे आस-पास में सिलाई करते हैं। जब मैंने सिलाई सीखी थी उस टाइम पे मुझे बुलाना पड़ता था, फिर उनसे सुई लगवाती थी। तो छोटे से काम के लिए मुझे काफ़ी बार तो क्या है, अगर कोई बंदा नहीं मिल रहा है तो 1-2 दिन फिर मुझे रुकना पड़ता था। जिससे कि क्या है, मेरी सिलाई भी रुक जाती थी, काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता था, है ना? तो फिर क्या है, अब मैंने धीरे-धीरे करके ये चीज़ें सीख ली हैं। अब जैसे आपके पास पुरानी सुइयाँ होती हैं ना, कुछ मुड़ जाती हैं, कुछ हो जाता है इनका, मतलब जो पॉइंट होता है आगे का जो बारीक वाला, वो खराब हो जाता है। तो आप उन सुइयों को बार-बार निकाल के लगा के देख सकते हैं। नीडल लगाने के बाद आप एक बार रफ कपड़े पर सिलाई चला के ज़रूर देखें। धागा अगर टूट रहा है या कोई भी दिक्कत आए तो इसका मतलब आपकी सुई प्रॉपर नहीं लगी है। लेकिन आज की डेट में जब मैं नीडल लगाती हूँ तो वो एक बार में ही प्रॉपर लग जाती है। कभी भी मुझे नीडल को दोबारा चेक करने की नीड नहीं पड़ती है। तो छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं, जो हमें अगर काम करना है तो हमें पूरे मन से काम करना है, और हमें वहाँ उस चीज़ के बारे में जानकारी भी पूरी होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपको स्टिचिंग का काम करना है तो पूरा तन, मन, धन से उस पे लग जाइए, झुक जाइए, तभी आप एक प्रोफेशनल टेलर या बुटीक वाले बन सकते हैं। ठीक है? तो जब आपको सुइयाँ लगानी आ जाती हैं तो आपके हाथ से सुइयाँ टूटती भी कम है, क्योंकि आपका हाथ वहाँ पर सेट हो जाता है। कई बार सुई गलत लग जाती है और हम क्या है, जल्दबाजी में कपड़े सिलते हैं तो थोड़ा-सा भी चलाने पर सुई टूट जाती है। ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि सुई का जो आगे का जो इतना बारीक वाला पॉइंट होता है वो कई बार मशीन के अंदर फँस जाता है, जिससे कि मशीन को दोबारा से खोल के आपको रिपेयर करना पड़ता है, जिससे कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बस ये थी छोटी-छोटी टिप्स आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसके बगल में आता है उसको दबा दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।